अंदर साथियों इन दिनों एक विवाद चल रहा है एक राज्य के एक यूनियन टेरिटरी के अंदर। विवाद क्या है? विवाद क्या है साथियों, आइए मैं आपको बताता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल है, इसे जरूर समझ लें आप एक बार। इंपॉर्टेंट टाइटल क्या है? आपके पॉलिटी के मेंस पेपर 2 के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित एक टाइटल है जिसे मैं कवर करने जा रहा हूं। कवर क्या करने जा रहा हूं, इधर देखिए, इस न्यूज को पढ़िए। हाल ही के अंदर लद्दाख में साथियों प्रदर्शन हुए, बंद बुलाए गए। बंद बुलाने के साथ साथ लद्दाख के लोग जो कि सबसे शांत कहे जाते थे, उन्होंने जब बंद कॉल किया तो अपने आप में लोगों के मन में जिज्ञासा आ गई कि यार लद्दाख के लोग कब से ऐसा करने लग गए। पहली बार ऐसा देखा गया कि लद्दाख जो कि सबसे बड़ी जिला जिसको लेह जिला कहते हैं वो रखता है, और साथ में हालांकि डेजर्ट एरिया है, कम पॉपुलेशन है, वो लद्दाख जो कि कारगिल भी अपने साथ रखता है। कारगिल जो कि मुस्लिम डोमिनेटेड है, लेह जो कि बुद्धिस्ट डोमिनेटेड है। ये मुस्लिम और बुद्धिस्ट लोग एक साथ एकत्रित होकर के और भारत सरकार के सामने एक मांग रख दिए, और मांग ये रखा, मतलब देखिए ये सरकार के लिए भी एक दर्पण बन गया। दर्पण क्या था मैं आपको समझाता हूं, आईना क्या था, मैप क्या था, वो मिरर क्या था मैं बताता हूं। भारत सरकार ने जब 370 हटाया था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जम्मू कश्मीर 2019 लाया था, उस समय यह कहा था कि लद्दाख के लोग बहुत खुश हैं जम्मू कश्मीर राज्य के स्टेट हुड के चले जाने से, और जम्मू कश्मीर राज्य का यूनियन टेरिटरी में बदल जाना, जिसमें लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी बना और जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बना, उसमें लोग बहुत खुश हैं लद्दाख को एज ए यूनियन टेरिटरी देख करके। लेकिन 2 साल में ऐसा क्या हुआ कि 2019 में जो लोग खुश थे वो 2021 तक आते आते सड़कों पर आ गए और सरकार के सामने प्रदर्शन करने लगे। आज के सेशन में आप ये जानने वाले हैं, तो चलिए जानते हैं साथियों आपके सामने सारी बातें। और इस प्रदर्शन का नतीजा यह निकला कि लद्दाख से अकेले एमपी के रूप में चुनकर आने वाले लद्दाख के अकेले एमपी, जिनका नाम है जामयाम सेरिंग नामग्याल, भाई इनका नाम थोड़ा टफ है, हम लिख के लाएं, इनका नाम है जामयाम सेरिंग नामग्याल। ये एमपी आते हैं लद्दाख से इकलौते। इन्होंने खुद ने संसद में अपनी तरफ से डिमांड कर दिया कि साहब सुनिए, आप हमारे क्षेत्र को 6ठी अनुसूची के अंदर डाल दीजिए, 6th शेड्यूल में डाल दीजिए। यानी कि अपने आप में यहां पर प्रश्न काफी व्यापक है। व्यापक प्रश्न यह है कि साहब लद्दाख के अंदर शटडाउन हुआ, 13 दिसंबर को लॉकडाउन हुआ, मतलब लोगों ने बंद रखा, और बंद के अंदर क्यों यहां के जो मतलब एमपी हैं उन्होंने 6ठे शेड्यूल की मांग करी। तो 2-3 बातें समझ में आई। यहां पर 2-3 बातों को आप इस प्रकार से समझ भी सकते हैं। यहां पर यहां के एमपी ने जो डिमांड रखी वो ये थी कि 6ठा शेड्यूल हमारे यहां पर लागू किया जाए, और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ कुछ और डिमांड्स भी रखी थी, वो भी मैं अब आपके सामने यहां पर साझा करने जा रहा हूं। चलिए देखते हैं साथियों। जम्मू कश्मीर के बारे में आप सबको बहुत अच्छे से मालूम है। जम्मू कश्मीर 2019 में काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा। स्टेट हुड जो था, इसका स्पेशल स्टेटस था, वो भारत सरकार ने बदल करके यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया और लद्दाख नाम से यूनियन टेरिटरी बनाई गई। लद्दाख नाम से जो यूनियन टेरिटरी बनी उसमें 2 बड़े जिले बनकर आए। इनमें से एक जिले का नाम लेह था और दूसरे का नाम कारगिल था। लेह और कारगिल में यहां पर डेमोग्राफिकली कुछ परिवर्तन थे। क्या? लेह जो था वो एक बुद्धिस्ट यानी कि बौद्ध धर्म के अनुयायियों की बहुलता पाई जाती थी, और जो कारगिल था यहां पर मुस्लिम धर्म के लोगों की बहुलता पाई जाती थी। इस पूरे क्षेत्र से चुनकर के एक ही एमपी आता है, एक ही एमपी आता है जिसने खुद ने संसद में कहा है कि आप हमारे लिए 6ठी अनुसूची लागू करो, 6th शेड्यूल लागू करो। मैं 6th शेड्यूल समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहां की वो कंडीशन समझा दूं जिसकी वजह से यहां प्रदर्शन हुए। ध्यान से सुनिए। पहले तक होता क्या था कि जब जम्मू कश्मीर एक राज्य था तो जम्मू कश्मीर की विधानसभा में यहां से भी विधायक चुन के जाते थे, जिसकी वजह से इनकी बातें जम्मू कश्मीर विधानसभा में पहुंच जाती थी, और कुछ नहीं तो कारगिल की तो पहुंच ही जाती थी, लेह से भी थोड़े बहुत लोग पहुंच जाते थे। लेकिन जब से यह यूनियन टेरिटरी बना है, पूरे देश में अपनी बातें पहुंचाने के नाम पर इसके पास केवल एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। इसके पास में केवल एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो विचार करिए, इस क्षेत्र की जितनी भी बातें आप तक या हम तक पहुंचनी हो वो कैसे पहुंचे। अब ध्यान से सुनना, जम्मू कश्मीर के स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन में जो जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी बनकर आया
उसको तो सरकार ने मतलब जो विधानसभा है उसका भी फीचर दे दिया कि इनके पास विधानसभा भी होगी। ध्यान से सुनिएगा, इनके पास तो विधानसभा होगी, अभी चल रहा है इनका वो पूरा की पूरा डिलिमिटेशन का कार्य चल रहा है परिसीमन का, लेकिन बेचारे इनको तो विधानसभा भी छूट गई। एक प्रकार से सोच के देखो, इनके पास में जो विधानसभा है ऐसी चीज भी इनके पास से चली गई। पहले से भी एक ही एमपी आता था, अभी भी एक एमपी आता है, तो यहां के लोगों का रिप्रेजेंटेशन तो कम हो गया ना जनाब। ये खुश किस बात से हो गए? ये लगी बात समझने में 2 साल। 2 साल में ये दोनों एक हो लिए, मुस्लिम और बौद्ध एक हो लिए, और इन्होंने कहा कि बेटा सुनो, हम दोनों अगर लड़ते झगड़ते रहे तो ऐसी स्थिति में अपनी बात कहीं नहीं पहुंच पाएगी। ऐसी स्थिति में एक काम करते हैं, साथ मिलकर के सरकार के सामने डिमांड रखते हैं। अब क्या डिमांड रखी, अब मैं आपको वो बताता हूं। डिमांड ये रखते हैं कि भाई अगर लेह की केस की बात करें तो हम लोगों को प्रतिनिधित्व चाहिए, लोग हमें जाने पहचाने, हमारी समस्या तक जाएं। साहब विधानसभा तो देंगे नहीं ये लोग, यूनियन टेरिटरी बना दिए हैं, जनता हमारे पास कम है तो क्या करें? बोले एक काम करो, अपने 2 जिले हैं, कम से कम 2 एमपी मांग के देख लो। यानी दोनों ने कहा कि एटलीस्ट एमपी की संख्या बढ़ाओ आप। नंबर दूसरा, हमारे लिए राज्यसभा के अंदर भी एक सीट क्रिएट करो। आपको अनुसूची 4 का मतलब मालूम होगा, जिसमें कि हर राज्य से या यूनियन टेरिटरी में कौन से राज्य से कितनी सीट जाएगी उसके बारे में डिमांड करो, ताकि हमारी बात निकल के आए। बात कुछ हद तक जेन्युइन भी है। जेन्युइन इसलिए भी है क्योंकि भाई आपने उनका रिप्रेजेंटेशन देश में कम कर दिया है। यह तो एक तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया कम करने की बात हो गई ना, बढ़ा कहां से दिया आपने? लोगों का प्रतिनिधित्व निकल के कैसे बाहर आएगा? तो फिर क्या किया? तो बोले एक काम करते हैं। बोले क्या? अपने लोकल कल्चर को बचा के रखना है, तो एक काम करो, सरकार से कहो कि हमें कुछ तो प्रिविलेज दें। बोले क्या प्रिविलेज दें? बोले हमें 6ठी अनुसूची में डाल दो। अब आपके दिमाग में वो आएगा सवाल कि साहब एक बात बताओ, ये 6ठी अनुसूची क्या होती है जिसमें जाने के लिए ये लोग डिमांड कर रहे हैं? 6th शेड्यूल क्या होता है? अब मैं आपको थोड़ा सा वो भी बता देता हूं जिसमें जाने की ये लोग डिमांड कर रहे हैं। इतनी सारी जो डिमांड रख रहे हैं ये क्या है? कई मतलब इनकी डिमांड के अंदर तो ये भी है कि लद्दाख को एक राज्य घोषित कर दो। 13 तारीख को इन्होंने बंद बुलाया, उसमें कहा कि लद्दाख को एक राज्य बना दो, हमको 6ठे शेड्यूल के अंदर डाल दो, हमारी लोकसभा और राज्यसभा के अंदर सीटें बढ़ा दो, और साथ में हमारे यहां पर 10,000 पोस्ट खाली पड़ी हैं सरकारी, उन्हें भर दो। 2 साल हो गए सरकारी नौकरियां नहीं आई हैं, उन नौकरियों को भर दो ताकि लोगों को कुछ रोजगार मिले। अच्छा, अब सवाल बना कि सर ये 6ठा शेड्यूल है क्या जिसको ये चाहते हैं? मैं बताता हूं, ये सब गजब की चीज है। 6ठा शेड्यूल जो है ये गजब की चीज है। बोले कैसे? साथियों असल में भारत का जो संविधान है ना, भारत का संविधान, मान लीजिए कि ये जो किताब है ये भारत का संविधान है। अब इस भारत द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पीछे की तरफ कुल 12 शेड्यूल लिखे हुए हैं, 12 अनुसूचियां लिखी हुई हैं। शुरुआती तौर पर 8 ही थी, लेकिन प्रथम संविधान संशोधन से 9वीं जोड़ी गई, 9वीं के बाद 10वीं, 11वीं, 12वीं जोड़ी गई। इनमें से पहले से ही एक शेड्यूल था जिसका नाम 6th शेड्यूल है। उसमें 4 राज्य कौन कौन से? ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। दोबारा से सुनी लीजिएगा, 4 राज्य कौन कौन से हो गए? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। साथियों इनके साथ में मेघालय और मिजोरम, इन राज्यों के साथ में क्या हुआ मैं आपको बात बताता हूं। इन 4 राज्यों के अंदर आदिवासी लोग रहते हैं। उन आदिवासी लोगों को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, ऐसी फीलिंग देने के लिए कि उनका खुद का शासन है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाई गई। क्या बनाई गई? ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई गई। इसके अंदर क्या होता है सर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर? बताता हूं। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भारत के इन 4 राज्यों में जो बनाई गई, इनमें असल में ऐसे समझिए, काउंसिल का मतलब हुआ परिषद, स्वायत्त जिला परिषद। जिला परिषद के अंदर इनके पास में एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर 30 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर होते हैं? 30 मेंबर होते हैं। इन 30 मेंबर्स के पास में विभिन्न प्रकार के विषयों पर कार्य करने की आजादी होती है। कैसे कार्य? आपको जान के आश्चर्य होगा, ये अपने क्षेत्र में शासन करने के लिए कानून भी बना सकते हैं, लॉ भी बना सकते हैं।
लॉ बना सकते हैं, लेजिस्लेचर क्रिएट कर सकते हैं, जुडिशियल पावर रख सकते हैं, साथ में अपने क्षेत्र के अंदर सड़कों का निर्माण, लोगों को रोजगार देने की व्यवस्था, कर लगाने का अनुबंध, जितनी भी प्रकार से कोई राज्य सरकार काम करती है वैसे ही इनके पास में जैसे विधानसभा के पास शक्तियां होती हैं, समझिए कि वैसी विधानसभा जैसी शक्तियां इतनी छोटी छोटी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के पास होती हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अंदर। तो बोले फिर क्या हुआ? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में ऐसा होता है तो ये क्या चाहते हैं? ये भी यही चाहते हैं कि ऐसे क्षेत्र में हमें भी डाल दो जहां पे हम अपने लिए, अपने हिसाब से, अपने रीति रिवाज के हिसाब से नए विकास कार्य कर सकें, अपना नया पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकें। आपको यहां पर एक तथ्यात्मक जानकारी और दे देता हूं। आसाम के अंदर ऑटोनोमस क्षेत्र के अंदर बोडोलैंड ऑटोनोमस रीजन भी है, यानी कि उसी प्रकार से बोडोलैंड के लिए भी बनाया गया है। और जो बोडोलैंड है उसमें जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, जैसे बाकी सभी जगह 30 सदस्य होते हैं, उनके डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर 40 सदस्य हैं। ये फैक्ट एडिशनली कहीं लिख करके छोड़ दीजिएगा। अब सवाल बड़ा बना, बोले सर एक मिनट मुझे यह बताओ, यदि ऐसा हो गया तो फिर सरकार को क्या दिक्कत है? सरकार देना क्यों नहीं चाहती? और लोग 6th शेड्यूल में जाना चाहते क्यों हैं? उनको ऐसा लगता क्या है? पहला कारण सुनिए साहब, पहला कारण है, ये आप आंसर के अंदर लिख लीजिएगा, अपना जो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन का आंसर बनाए ना, ये सबके अंदर काम आएगा। आप फिलहाल के लिए लद्दाख के अंदर लिख लीजिएगा, ठीक है ना? क्या सवाल है साहब? एक बात बताइए कि इससे फायदा क्या होता है? किस चीज से क्या फायदा होता है? लोकल एस्पिरेशंस। लोकल एस्पिरेशन का मतलब क्या है? असल में लोगों को लगता है कि जब से 370 हटा हमें कुछ मिलेगा, कुछ मिलेगा। ये बिल्कुल वैसे हो गया जैसे ना हम सब ने सेलिब्रेट किया कि 370 हट गया, 370 हट गया, बहुत अच्छा हुआ, अब मिलेगा मिलेगा। ये बिल्कुल वही हुआ है ना, टाइगर आएगा, टाइगर आएगा, टाइगर आया, लेकिन टाइगर आया तो फुस्सी पटाखा सा आया, पता ही नहीं चला क्या हुआ। तो लद्दाख के लोगों को ऐसा कुछ सिग्निफिकेंट लगा नहीं कि यार हमें क्या मिला। तो लोकल एस्पिरेशंस बहुत हाई थी कि 2 साल में जैसे ही 370 हटेगा, यहां तो पानी की गंगा बहने लगेगी, लोगों के पास रोजगार हो जाएगा, सरकार से सीधा संवाद हो जाएगा। हुआ कुछ नहीं। 10,000 की 10,000 वैकेंसी जो पहले खाली पड़ी थी, अब वो 12,000 बन गई हैं, एज इट इज खाली पड़ी हैं। तो लोकल एस्पिरेशंस आई है कि हटने के बाद कुछ मिला नहीं भाई साहब, पहले तो बढ़ाओ। नंबर दूसरी जो बात है, जब पहले जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था तब जम्मू कश्मीर के कारण थोड़ी बहुत वैल्यू मिल जाती थी, लेकिन अब जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया, तब भी सारा फोकस जम्मू कश्मीर पे ही चल रहा है। सरकारें वहां पर विधानसभा का गठन कर रही हैं, वहां परिसीमन चल रहा है, लोगों को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए बातचीत चल रही है, पॉलिटिकल पार्टी काम कर रही है। तो बोले ऐसी स्थिति में भैया हमारा क्या हुआ? जम्मू कश्मीर के चक्कर में हमारा नेग्लिजेंस हो गया, हमें कोई पूछ ही नहीं रहा है। इसी प्रकार से आप लोगों ने हमारे साथ में एक प्रकार से इस पूरे यूनियन टेरिटरी को बनाने के बाद जो हमको लेजिस्लेचर देने की, विधानसभा देने की बात थी, वो डिमांड खत्म कर दी। इसके बाद में हमारा रिप्रेजेंटेशन जो है वो लोकसभा और राज्यसभा के अंदर है नहीं, तो हम चाहते हैं कि हमारे पास प्रॉपर तरीके से एमपी वगैरह सब मिले। केवल एक एमपी लद्दाख से निकल कर आता है। दूसरी चीज जो है, इसके बाद में एक दिक्कत और क्या हो गई? बोले कम से कम पहले जब हम जम्मू कश्मीर राज्य में थे तो यहां पर आने से पहले लोगों को पूछ के आना पड़ता था। हमारे यहां पर लोग आते ही जमीन खरीद नहीं पाते थे, आपको पता भी होगा। 370 हटने का जो सबसे बड़ा मुनाफा अपन लोगों को लगता है कि अब वहां जाकर के भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं आप लोग। अब ऐसी स्थिति में लद्दाख में पहुंच गए बहुत सारे होटल वाले और बढ़िया से जाकर के वहां होटल बनाना शुरू कर दिए हैं। तो इनको लग रहा है कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम तो वैसे ही कम हैं, बौद्धिस्ट लोग जो लद्दाख में है वो ऑलरेडी कम है, और ऐसी स्थिति में माइग्रेंट इतने ज्यादा आ जाएंगे कि आने वाले समय में हमारा तो खत्म ही हो जाएगा वास्ता। तो ऐसी स्थिति में भैया ऐसी बात है कि हमारे लिए भी कोई प्रावधान बचा के रखो। हमारा जो यहां पर डिमांड है वो ये है कि या तो हमें राज्य बना दो या हमारा रिप्रेजेंटेशन दे दो, तभी जाकर के हम लोग चाहेंगे। तो 6th शेड्यूल के अंदर आने के लिए यहां पर जबरदस्त 13 तारीख को बंद बुलाया गया और लोगों के अंदर एक विशेष प्रकार की मांगे उठ गई कि यार कुछ करना चाहते हो तो हमारे लिए करो, और मतलब इस प्रकार से हमें समझाओ। आपको मालूम हो, अब आप पूछेंगे कि सरकार को कर देना चाहिए, बंद बुलाने की क्या जरूरत है? अब तो सरकार की सीधी बातचीत चलती है लद्दाख से, तो अब करती क्यों नहीं है सरकार? सरकार मजे किस बात के ले रही है? भाई साहब सरकार की भी मुसीबत है। असल में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनना बहुत सारे लोग चाहते हैं। बहुत सारे लोग कहां चाहते हैं अभी बताते हैं। 4 राज्य गिनाए ना आपको, ATMM, कौन सा? आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्य गिनाए आपको हम, है ना। लेकिन जनाब इन 4 राज्यों को भी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्यों मिली? क्योंकि यहां ट्राइबल्स थे।
तो जनाब ट्राइबल्स में क्या नागा लोग जो हैं वो कम ट्राइबल हैं क्या? मतलब अरे भैया, जो नागालैंड के जो ट्राइबल्स हैं वो तो जो अपने लिए अलग से मतलब ट्राइबल एरिया की मांग कर रहे हैं उनको भी दे दीजिए। और फिर अरुणाचल प्रदेश में भी ट्राइबल्स बहुत हैं, उन्हें भी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दे दीजिए। नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो 7 राज्य हैं उनमें बेचारे मणिपुर ने ऐसा क्या बुरा किया है, उसके पास भी अपने प्रकार के ट्राइबल्स हैं, उन्हें दे दीजिए। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मिलना अपने आप में एक राज्य बनने जैसा ही है, क्योंकि इसमें अपना शासन है। सोचिए, जिसके पास न्याय करने का विधान हो, राज्य जैसी ताकत हो, तो छोटे से क्षेत्र में छोटे छोटे राज्य हैं। ऐसे तो ये सब लोग चाहते हैं। मुसीबत यह है सरकार की कि सरकार ने इन क्षेत्रों में प्रबंध करने के लिए, यानी कि एक प्रकार से इन क्षेत्रों के अंदर जो प्रशासन है उसको मुस्तैद करने के लिए 5th शेड्यूल का उपयोग किया हुआ है। 5वीं अनुसूची लागू कर रखी है इन क्षेत्रों के अंदर। तो 5वीं अनुसूची इनके यहां चलती है, 6ठी अनुसूची इनके यहां चलती है। अगर लद्दाख को 6ठी अनुसूची में डाल दिया तो भाई साहब ये अगले दिन लेके झंडा ये खड़े हो जाएंगे कि हमको भी जाना है। सरकार की मुसीबत यहां पर फंसी हुई है। सरकार अगर ज्यादा से ज्यादा कर पाए। अच्छा, दूसरी मुसीबत क्या है, ये दोनों ही अनुसूचियां लाई गई थी ट्राइबल एरियाज के लिए ही। यहां पर देखिए, ये शेड्यूल्ड एरिया के लिए लाई गई थी, जो कि शेड्यूल्ड एरिया है भारत के अनुसूचित क्षेत्र जिनको राष्ट्रपति घोषित करता है। ये ट्राइबल एरिया के लिए लाई गई थी। लद्दाख के पास दोनों ही नहीं है। लद्दाख के पास में जो बौद्धिस्ट लोग हैं वो कोई ट्राइबल्स नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उनको कैसे कवर किया जाए, ये सरकार की दूसरी मुसीबत है। तो अब यहां पर 6ठी में जाने की डिमांड जो चल रही है, अगर ये डिमांड मान ली जाती है तो क्या क्या हो जाएगा? होते ही साहब आपको 6ठी अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा, और 6ठी अनुसूची में संशोधन करने के लिए संविधान संशोधन अनिवार्य होगा। तो जो डिमांड है इसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा ये आने वाला समय बताएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये सारी बात समझ में आ जाए। सर ये कौन से शेड्यूल में, आर्टिकल में कहां लिखा हुआ है? आर्टिकल 244 के अंदर ये लिखा हुआ है। ये सारी की सारी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैं। गारो के पास गारो हिल्स है, खासी के पास खासी हिल्स है। इस प्रकार से दीमा, हसाओ, कार्बी एंगलोंग, बोडोलैंड, गोरखालैंड, सदर हिल्स, तिपरा ताड़, ये भारत के अंदर तमाम प्रकार की वो हैं ऑटोनॉमस काउंसिल्स हैं। तो उम्मीद है आप सभी साथियों को यह सवाल समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर आ गया हो तो एक बार सेशन को जल्दी से शेयर कर दो सभी साथियों के साथ में, ठीक है। यहां से आया हुआ एक प्रीवियस ईयर यूपीएससी का क्वेश्चन प्रीलिम्स का है जो मैंने आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। उम्मीद है कि अब तो आप बहुत अच्छे से कर ही देंगे। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए किया गया कार्य है, किस प्रकार से आपको करना चाहिए वो आप यहां पर देख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। बढ़िया से याद हो गया। मैंने अपनी इंडियन पॉलिटी की क्लासेस में आप लोगों को इन दिनों शेड्यूल्स भी पढ़ाए हैं। फ्री क्लासेस जो मैंने चला रखी हैं 11:15 पर मैंने शेड्यूल्स भी पढ़ाए हैं, आर्टिकल्स भी पढ़ाए हैं, पार्ट्स भी पढ़ाए हैं, अमेंडमेंट्स भी पढ़ाए हैं। अमेंडमेंट्स अभी चालू हैं। आज 11:15 की क्लास में आपको अमेंडमेंट्स में भारत का मिनी संविधान जिसको हम कहते हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वो पढ़ाया जाएगा। क्लास में प्रेजेंट रहिएगा। क्लास का लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अनअकैडमी के द्वारा प्राइस हाइक 16 तारीख को किया जाना था, लेकिन उसे बच्चों की डिमांड पर बढ़ाकर 23 तारीख तक कर दिया गया। यदि आप चाहते हैं अभी भी सब्सक्रिप्शन लेना तो सब्सक्रिप्शन की जो दिवस है वो 23 तारीख तक कर दिया गया। 23 तारीख को अब 3000 रुपए जो है वो यूपीएससी सब्सक्रिप्शन की कीमत बढ़ेगी, जिसमें कि यूपीएससी प्री, मेंस और ऑप्शनल तीनों कवर किए जा रहे हैं। इस संडे को आप लोगों का कॉम्बैट होगा और इस कॉम्बैट में आप पार्टिसिपेट करें। और हाँ, एक खास बात मैं आपको बता दूं कि संडे को आपका टेस्ट भी होगा, मेरा वाला भी है ना। तो 10 से 11 मेरा टेस्ट दें और उसके बाद आप कॉम्बैट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अनअकैडमी पर इस फ्री टेस्ट को भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, और इस फ्री टेस्ट के अंदर आपको 100% स्कॉलरशिप, आईपैड, एचपी लैपटॉप, किंडल, फिस्टावाट ये सब मिलते हैं। अनअकैडमी के साथ पढ़ने का आपको एक और फायदा है और वो ये है कि हमारे द्वारा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस भी दिए जाते हैं जिसमें आपको मेंटरशिप, स्टडी प्लानर वगैरह मिलते हैं। और साथ में यदि आपके पास किसी भी प्रकार के फाइनेंस का इशू है तो आपको लोन फैसिलिटी भी अनअकैडमी पर 0% इंटरेस्ट रेट के साथ दी जाती है। मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज करके आप हमारी क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं